हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास पाठ 3 अंग्रेजी सत्ता के परिणाम। आज हम पाठ 3 में भारत पर अंग्रेजी सत्ता के परिणाम के बारे में जानेंगे। भारत में अंग्रेजी सत्ता आने पे भारत पे क्या क्या परिणाम हुए उसके बारे में हम जानेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ का कंपनी है बच्चों? अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की कंपनी है। तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि यूरोपीय देश के लोगों ने भौगोलिक खोज शुरू की क्योंकि उनको अपना औद्योगिकरण हुआ और औद्योगिकरण के कारण जो बना हुआ माल को बेचने के लिए उनको बाजार की आवश्यकता हुई और उस बाजार की खोज में उन्होंने भौगोलिक खोज करना शुरू किया और भौगोलिक खोज करते हुए यूरोप के पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेओ डायस, कोलंबस और वास्को दी गामा, ये सभी नाविक भारत की खोज पे निकले। लेकिन वास्को दी गामा ये नाविक भारत के पश्चिमी तट पर कालीकत बंदरगाह में पहुंचा और इस प्रकार भारत को यूरोपीय देशों ने भारत की खोज की। पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज ये सभी भारत में आए और यहाँ पे जो भारत के बाजार थे उस पे अपना अधिकार करने के लिए इनमें होड़ सी मच गई। सभी देश चाहते थे कि मैं व्यापार करूं, मैं मुनाफा कमाऊं, अपने देश को अमीर बनाऊं। इस प्रकार ये जो देश थे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये सभी देशों के लोगों में होड़ सी मच गई। जब अंग्रेज यहाँ पे भारत पर व्यापार करने के बहाने आए तो पहले तो पुर्तगालियों ने इसका कठोर विरोध किया। वे भारत पे उनको व्यापार करने नहीं देना चाहते थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों और पुर्तगालियों में मित्रता का संबंध स्थापित हुआ और दोनों के बीच में विरोध जो है कम हो गया। परंतु इसके अलावा भी भारत में फ्रांसीसी और डच थे। उसके अलावा यहाँ के जो राजा महाराजे, जो मुगल शासक थे, इस सत्ताधीशों यानी इन शासकों के विरोध का भी उनको सामना करना पड़ा। अंग्रेज और मराठे, मैंने कल तुमको बताया था कि अंग्रेज व्यापार करने आए। व्यापार करने के बाद धीरे धीरे उनका राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ा। उन्होंने बंगाल जीता, सिंध जीता, मैसूर, झांसी, पंजाब, ये सभी जगह पर उन्होंने अधिकार कर लिया। ये अधिकार करने के बाद वह मुंबई की ओर आए। क्यों आए? क्योंकि मुंबई उनका एक प्रमुख केंद्र था और मुंबई में मराठों का शासन था। लेकिन मुंबई उनका प्रमुख केंद्र था, इसके लिए आसपास के प्रदेशों पे वो अपना अधिकार करना चाहते थे ताकि उनको व्यापार करना आसान हो या अपना शासन चलाना चाहते हो। परंतु मुंबई में और महाराष्ट्र में मराठों की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। मराठे जो थे बहुत ही निडर और साहसी थे, इसलिए उनका सामना करना इनके लिए कठिन था। माधवराव पेशवा की मृत्यु हुई और पेशवा पद पाने की लालसा में रघुनाथ राव अंग्रेजों से सहायता मांगा। उसके अंदर लोभ उत्पन्न हो गया। माधवराव का चचेरा भाई था रघुनाथ राव, वो चाहता था कि उसे पेशवा पद मिले, इसलिए जाकर अंग्रेजों से मिल गया। इस प्रकार मराठों की राजनीति में उसका प्रवेश हुआ। 1774 से लेकर 1818 के बीच में मराठा और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध हुए। पहले युद्ध में मराठा सरदार एकजुट होके पूरे हिम्मत के साथ अंग्रेजों का सामना किया, इसलिए मराठों की जीत हुई। 1782 में सालबाई की संधि हुई और इस संधि का मतलब होता समझौता करना। अंग्रेजों और मराठों में समझौता हुआ और इसी समझौते के साथ में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। सहायक सेना
सहायक सेना मतलब सहायता करने वाली सेना। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया और उसकी यह नीति थी, वो चाहता था कि पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो, पूरे भारत में अंग्रेजों का अधिकार हो। इसके लिए उसने क्या किया कि अनेक भारतीय राजाओं के साथ सहायक सेना का समझौता करना शुरू कर दिया। सभी राजाओं के पास जाता और उनको बताता कि तुमको मैं सेना की सहायता दूंगी, उसके बदले में मेरी कुछ शर्तें माननी होगी, मैं तुमको सहायता दूंगा, ऐसा वो आश्वासन देता था और कहता था मेरी शर्तें तुमको माननी होगी। इन शर्तों के अनुसार भारतीय राजाओं उनके इसके ये जो शर्त थे, ये शर्त में कुछ शर्त थे, उसको मैं शॉर्ट में बोलना चाहूंगी। पहला शर्त अंग्रेजों का यह था कि भारतीय राजाओं के राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी होगी। दूसरा था, अगर सेना रखते हैं तो सेना को नगद राशि यानी उनको जो वेतन है वो नगद के रूप में यानी पैसों के रूप में देना होगा और उतनी ही पैसों का प्रदेश कंपनी को देना होगा। किसको देना होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर उसके बाद तीसरा है, भारतीय शासक अन्य सत्ताधीश के साथ अगर मध्यस्थता करना चाहे तो अंग्रेजों के साथ लेके करे। जैसे दो राजा अगर आपस में बातचीत करने चाहते हैं या कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो उसमें एक अंग्रेज का आदमी साथ में हो, अपने मर्जी से हो कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बाद चौथा है कि भारतीय शासक यानी भारतीय राजा अंग्रेजों का जो रेजिडेंट प्रतिनिधि को उनको रखना होगा, एक अंग्रेज प्रतिनिधि को उनके दरबार में रखना होगा। इस प्रकार कुछ शर्तें थी जो राजाओं को माननी थी। भारत के अनेक राजाओं ने संधि को स्वीकार कर लिया, जो समझौता हुआ, शर्त वगैरह जो थी उसको स्वीकार कर लिया और इसको स्वीकार करने से वो अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की और इस संधि को वसई संधि के नाम से भी जाना जाता है। वसई के संधि के नाम से यह संधि प्रसिद्ध है। किसके बीच में हुई? अंग्रेज और बाजीराव के बीच में। कब हुई? 1802 में। परंतु ये जो संधि हुई बहुत सारे मराठा सरदारों को स्वीकार नहीं थी। फलस्वरूप अंग्रेज और मराठों के बीच में फिर से दूसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों का मराठी राष्ट्र और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेज विजयी हो गए तो अंग्रेज क्या करने लगे? मराठी राज्य में हस्तक्षेप करने लगे, आने जाने लगे, टांग अड़ाने लगे। तो इस प्रकार का हस्तक्षेप जो था बाजीराव द्वितीय को सहन नहीं हुआ, इसलिए बाजीराव द्वितीय ने क्या किया? फिर से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध में भी बाजीराव की पराजय हुई। फिर 1818 में बाजीराव ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और इस बीच मुगलों की राजधानी, बाजीराव ने आत्मसमर्पण कर दिया और यहाँ पे बताया गया है कि मुगलों की राजधानी पर दौलत राव शिंदे के अधिकार में था। दौलत राव शिंदे को पराजित कर दिया और पराजित करके जनरल लेक को वहां पर रखा और मुस्लिम शासक को भी बंदी बना लिया गया। इस प्रकार से ये जो मुगलों की शासक है उसको भी हड़प लिया और इस प्रकार अंग्रेज जो है पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने अपना विजय प्राप्त कर लिया, अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। छत्रपति प्रताप सिंह, छत्रपति प्रताप सिंह ये बहुत ही मतलब अच्छे राजा थे। इन्होंने लोगों के लिए बहुत सारा कार्य किया, समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। ये जो थे छत्रपति प्रताप सिंह बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। पेशवाई का अंत हुआ, फिर भी सातारा में छत्रपति प्रताप सिंह गद्दी पे थे। अंग्रेजों ने छत्रपति प्रताप सिंह के साथ संधि की और ग्रांड डफ नामक अधिकारी को उनके राज्य के प्रशासन में सहायता करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने अपने एक आदमी रख दिया, संधि किया और संधि करने के बाद ग्रांड डफ नामक एक व्यक्ति को वहां पर रख दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो
छत्रपति प्रताप सिंह को गद्दी से हटा दिया और उनको ले जाके काशी में रख दिया और वहां पर अपना अधिकार कर लिया। और काशी में उनको रखने के बाद वहीं पर उनकी 1847 में उनकी मृत्यु हो गई। छत्रपति प्रताप सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका एक प्रमुख प्रशासक था रंगो बापूजी गुप्ते। इन्होंने इस अन्याय के विरुद्ध इंग्लैंड में जाकर ब्रिटिश सरकार से गुहार लगाई, न्याय मांगने का प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। आगे चल के लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी अधिकार अस्वीकार करके 1848 में 17 राज्यों को हड़प लिया। उन्होंने कहा कि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है और उत्तराधिकारी अगर कोई भी उसको अस्वीकार कर दिया मतलब इसका कोई अधिकारी नहीं, ऐसा करके उन्होंने 1848 में 17 जो राज्य था उसको भी हड़प लिया। अब थोड़ा सा हम छत्रपति प्रताप सिंह के बारे में जाने कि उन्होंने क्या क्या समाज में अच्छा कार्य किया समाज के विकास के लिए। छत्रपति प्रताप सिंह ने 17 में यवतेश्वर मंदिर के पीछे महादरा में तालाब का निर्माण कराया और उन तालाब का पानी शहर तक ले आए, यानी शहर में वो पानी नहरों द्वारा लेके गए। शहर में सड़कें बनवाई, सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए, लड़के लड़कियां संस्कृत मराठी और अंग्रेजी सीखे। इसके लिए उन्होंने विद्यालय का निर्माण कराया, पाठशाला बनवाया। वहीं पे उन्होंने एक छापखाना, प्रेस जानते हो ना जहाँ पे किताबें वगैरह पेपर वगैरह छपता है, तो एक प्रेस खुलवाया और उसमें बहुत सारे उपयोगी ग्रंथ छपवाए जो लोगों के लिए उपयोगी हो, जो ज्ञान जिससे ज्ञान मिले, लोगों को जानकारी प्राप्त हो, तो ऐसे उपयोगी ग्रंथ छपवाए। 1827 ईस्वी में उन्होंने राजनीति विषयक सभा नीति नामक ग्रंथ लिखकर छपवाया। उन्होंने खुद लिखा है ग्रंथ, उसके बाद उन्होंने उसको छपवाया। उन्होंने 17 के महाबलेश्वर तथा प्रतापगढ़ तक की सड़क बनाई, यानी लंबी लंबी सड़क उन्होंने बनवाई। वही सड़क आगे महाड़ तक ले जाएगी, वो सड़क और लंबी बनाया गया, महाड़ तक ले जाया गया। छत्रपति प्रताप सिंह जो थे वो डायरी लिखा रहे थे, प्रतिदिन दैनंदिन यानी रोज उनके साथ क्या घटना घटी, रोज उन्होंने क्या कार्य किया, उनके जीवन में कौन कौन सा वो आया, तो वो सभी एक डायरी में लिखा करते थे। अंग्रेजी सत्ता के भारत पर परिणाम, दोहरी शासन व्यवस्था। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? अंग्रेज अधिकारी। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू की। इसमें क्या था कि जो कर होता है, राजस्व मतलब कर इकट्ठा करने का कार्य अपने हाथ में रखा और शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य बंगाल के राजा, नवाब यानी राजा को सौंप दिया। यानी काम कोई दूसरा करे, फायदा कंपनी को मिला, यानी काम दूसरे से करवाना और जितना भी फायदा हो अपने जेब में रखना। इसी को क्या कहते हैं? इसी को दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं। काम दूसरे से करवाना और फायदा खुद लेना। दोहरी शासन व्यवस्था के दुष्परिणाम आगे जाके दिखाई देने लगे, कालांतर यानी बाद में दिखाई देने लगे। सामान्य जनता जो कर के रूप में सामान्य जनता से जो कर वसूलती थी उसका पैसा अधिकारी क्या करने लगते थे? अपने जेब में रख लेते थे। भारत का व्यापार करने का जो एकाधिकार था, भारत में जो व्यापार करने का जो एक अधिकार था वो खाली सिर्फ कौन कर सकता था? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की जो कंपनी थी वही व्यापार कर सकता था, दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। अतः इंग्लैंड के कई व्यापारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से जलन रखने लगे। भारत में चल रहे कंपनी का प्रशासन पे इंग्लैंड में आलोचना होने लगी। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी उसकी आलोचना जो है इंग्लैंड में होने लगी। तब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपना नियंत्रण बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानून बनाए। पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर थे उसको कौन सा पद दिया गया? गवर्नर जनरल एक्ट। किसके अनुसार? रेगुलेटिंग एक्ट एक नियम बना। और इस एक्ट के अनुसार कौन बना?
लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स वो गवर्नर जनरल बना। उसे मुंबई और मद्रास के जो नियम है उसको नियंत्रण में रखने का अधिकार प्राप्त हुआ और उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्य की समिति भी बनाई गई। उसके अलावा 1784 में पिट का कानून आया, उसके बाद 1813 में, फिर 1833 में, 1853 में भी अलग अलग कानून आया, उसमें भी बहुत सारे बदलाव हुए और पार्लियामेंट में बहुत सारे बदलाव हुए और कानून बनाए गए। इसी प्रकार देखा जाए तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और व्यापारी कंपनी यहाँ पे व्यापार कर रही थी, लेकिन इन सभी कंपनियों पर ब्रिटिश की जो सरकार थी उसका नियंत्रण था। यहाँ से नहीं नियंत्रण था, इंग्लैंड से था। इंग्लैंड से उनको पर नियंत्रण रखी थी, यानी काबू में रखी थी, ताकि वो मनमाना व्यवहार न कर सके। अंग्रेजी सत्ता के आगमन के पीछे पीछे अंग्रेजी सत्ता आई, उसके साथ साथ जो इंग्लैंड की प्रशासनिक प्रणाली है वो भी हमारे भारत में। अंग्रेजी सत्ता के आने के बाद भारत में इंग्लैंड की सत्ता हमारे देश में आई और यहाँ पर रूढ़ हो गई, यानी यहाँ पर लागू हो गई। प्रशासनिक सेना में प्रशासनिक नौकर तंत्र, सेना, पुलिस बल, न्याय प्रणाली ये भारत में चलाए गए प्रशासन के आधार स्तंभ थे। आधार स्तंभ यानी नींव, इसके आधार पर भारत का शासन चलाया जाना था। प्रशासनिक नौकर तंत्र, प्रशासनिक नौकर यानी प्रशासन चलाने के लिए उनको नौकरों की जरूरत हुई। भारत में अंग्रेजी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजों ने नौकर तंत्र की जरूरत थी, या ताकि यहाँ का शासन अच्छी तरह से चल सके। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नौकर तंत्र का निर्माण कराया। प्रशासनिक नौकर तंत्र अंग्रेजी शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक बना, क्योंकि उसके बगैर उनका काम ही नहीं चल पाता। कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेंगे। कंपनी के जो अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी थे, वो अपना खुद का व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने नियम बनाया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो अधिकारी थे उनके वेतनों में वृद्धि की। उसने शासन की सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजों के अधिकार वाले प्रदेश को जिले के अनुसार बांटा। किसने बांटा? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने क्या किया, अंग्रेजों का शासन चलाने में सुविधा हो इसके लिए अलग अलग जिलों को बांटा, ताकि शासन अच्छी तरह चलाया जा सके। जिलाधिकारी जिला प्रशासन का प्रमुख था। उसका कार्य था राजस्व इकट्ठा करना, न्याय प्रदान करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ये सभी कार्य किसका था? जिलाधिकारी का। अधिकारियों की भर्ती जो है ICS परीक्षा ली जाती थी और इस परीक्षा के द्वारा अधिकारी का चुनाव होता था। सेना और पुलिस बल, भारत में अंग्रेजी अधिकार, सेना का और पुलिस के कुछ कार्य थे। भारत में जो अंग्रेज के अधिकार में जो प्रदेश थी उसकी रक्षा करने का कार्य किसका था? सेना का था। नए प्रदेश, जो अंग्रेज के अधिकार के अलावा कुछ नए प्रदेश थे, उसको हड़प लेना और भारत के विरुद्ध, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अगर कोई विद्रोह करता है, कोई राजा उनसे लड़ना चाहता है, आक्रमण करता है या विद्रोह करता है, तो उसका दमन करने का कार्य, या दमन करना यानी मार पीट के लड़ाई करके उसको काबू में करना। ये सभी कार्य किसके थे? सेना के थे। देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य जो है पुलिस बल करती थी। पुलिस क्या करती थी? देश में कानून और व्यवस्था बना रहे इसके लिए प्रयास करती थी। न्याय प्रणाली, न्याय जानते हो ना बच्चों? अच्छा ठीक है, जानते हो। न्याय प्रणाली, इंग्लैंड में जो प्रचलित न्याय प्रणाली है, न्याय के लिए हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हो ना? हाँ, न्यायालय में जाते हैं, ठीक है। न्याय प्रणाली, इंग्लैंड में प्रचलित न्याय प्रणाली जो थी वही न्याय प्रणाली हमारे भारत में भी स्थापित किया गया। प्रत्येक जिले में दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय बनाए गए। दीवानी न्यायालय का मतलब होता है संपत्ति से संबंधित, परिवार से संबंधित और मनुष्य और जमीन से संबंधित जो मुकदमा होता है, ये इसमें दायर किया जाता है, इस पे हल किया जाता है, न्यायालय में न्याय किया जाता है।
और फौजदारी न्यायालय में क्या होता है, जो आपराधिक मामले होते हैं जैसे चोरी करना, किसी की हत्या कर देना, किसी का अपहरण कर लेना, ये फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो अंग्रेज सरकार ने दो प्रकार का न्यायालय स्थापित किया, एक दीवानी न्यायालय, दूसरा फौजदारी न्यायालय। और अगर इस पे कोई फैसला सुनाया जाता था तो फैसला अगर सही नहीं लगता था तो उस पर पुनर्विचार करने के लिए अंग्रेजों ने एक और न्यायालय की स्थापना की, उच्च न्यायालय। इस प्रकार हमारे भारत में इंग्लैंड पर आधारित यहाँ पर न्याय प्रणाली लागू की गई। कानून के सम्मुख सभी समान। पूर्व समय में क्या होता है, पहले अंग्रेजों के आने के पहले भारत में अलग अलग राजाओं का शासन था और अलग अलग राजाओं के शासन में अलग अलग न्याय प्रणाली थी। कभी कभी क्या होता था, कुछ राजा लोग जाति के आधार पर भेदभाव करके चलो ये ऊंची जाति के ब्राह्मण इनको छोड़ दे, या निचली जाति का है तो थोड़ी सी गलती पे ज्यादा सजा दे देते थे, या राजा का कभी कभी मूड सही नहीं है तो ज्यादा सजा देता था, कभी कभी मूड खुश है तो छोड़ भी देता था, मुक्त कर देता था। तो इस प्रकार अलग अलग कानून प्रचलित थे। न्याय प्रदान में जातियों के अनुसार भेदभाव किया जाता था। लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में स्थापित की गई विधि समिति कानून संहिता तैयार की। लॉर्ड मैकाले आए और उनके नेतृत्व में एक विधि समिति, विधि यानी नियम कानून समिति का गठन किया गया और उसमें कानून बनाया गया। संपूर्ण भारत में एक कानून लागू किया गया। पूरे भारत में, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, सभी जगह एक कानून लागू किया गया। उनका ऐसा, अंग्रेजों का यह कहना था कि कानून के सम्मुख सभी समान है। ये सिद्धांत पर अंग्रेजों ने अपना कानून बनाया। लेकिन इस प्रणाली में कुछ दोष भी थे। दोष यानी कुछ क्या बोलते हैं, बुराई भी थी। यूरोपीय लोग मुकदमे चलाने के लिए स्वतंत्र न्यायालय थे। यूरोपीय जो इंग्लैंड के लोग थे उनके लिए अगर कोई समस्या आ जाती थी या कुछ न्याय करना होता तो उनके लिए अलग न्यायालय थे, नहीं कि भारतीयों के लिए जो न्याय होता है साथ इनके लिए भी वही न्याय हो। तो अपने लिए एक अलग से न्यायालय बनाए थे और उनके कानून भी जो ये कानून थे उससे अलग थे। वो अपना मनमाना कानून बना सकते थे। नए कानून जो बनाए थे वो लोगों के समझ से परे थे। भारत के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए अंग्रेजों ने जो कानून बनाया वो उनको समझ में नहीं आता था। न्याय पाना साधारण लोगों के लिए खर्चीली बात थी। न्याय पाना, कोर्ट में जाना, फिर वकील करना, ये सब उनके लिए खर्च की बात थी। और मुकदमे जो है थे कई वर्षों तक चलते थे। पहले क्या होता था, हर एक ग्रामीण क्षेत्र में या नगर में अपने जो ग्राम पंचायत होती है वहां पे पंच लोग न्याय कर देते थे और गांव में ही एक ही दिन में उसका समस्या का हल निकल जाता था, उनको न्याय मिल जाता था। पंच जो कहते थे उसको लोग मान लेते थे, लेकिन और वो उनके लिए अच्छा था। लेकिन ये जो न्याय अंग्रेजों ने जो न्यायपालिका स्थापित की उनके लिए बहुत ही अलग थी, एकदम अलग था। उनको समझ में नहीं आता था, उनके लिए लगता था बहुत खर्चे वाली बात है और मुकदमे जो है कई वर्षों तक चलते थे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा।